संपूर्ण भारतवासियों को मेरा नमस्कार। मेरे इस छोटे से शो एनालिटिकल अबीर में आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से वीडियो में एक व्यक्ति एक कठपुतली को नचा रहा है। क्या आपको पता है, हमें भी कोई ना कोई नचा रहा है। किस प्रकार नचा रहा है, बस ये जानना जरूरी है। 1947 में हमें आज़ादी मिली। बहुत सारे सेना नायकों ने, बहुत सारे व्यक्तियों ने संघर्ष किया, तब जाके हमें आज़ादी मिली, खून की आज़ादी मिली। लेकिन क्या हमें आज़ादी मिल गई है? वास्तविक मायने में हम आज़ाद हैं? क्या फिजिकली आज़ाद होना ही आज़ादी कहलाती है? क्या फिजिकली आज़ाद होना ही हम स्वतंत्रता कहलाता है? आज इन्हीं सब से आपको रूबरू कराएंगे। आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हम गुलाम हैं। गुलाम किस प्रकार से? आइए जानते हैं। आज हमारे प्रत्येक दिन के दिनचर्या को कोई ना कोई नियंत्रित कर रहा है। किसी न किसी कंपनी द्वारा नियंत्रित हो रही है। कोई ना कोई व्यक्ति बैठकर नियंत्रित कर रहा है। हमारे पूरे दिनचर्या को वो डिसाइड करता है। लेकिन करता कैसे है? हम क्यों आज भी कह रहे हैं कि आज भी हम गुलाम हैं? किस प्रकार एक व्यक्ति, एक कंपनी, एक कृत्रिम व्यक्ति या फिर एक 2 लाख किलोमीटर माइल्स पर बैठकर हमारे देश को नियंत्रित करते हैं? आइए समझते हैं। इन्हीं कॉन्टेक्स्ट पहले मैं आपको बताने से पहले कुछ अपने कॉन्टेक्स्ट अपने व्हाइट बोर्ड पर मेंशन कर लिए हैं। इसी टॉपिक के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। पहला मेरा टॉपिक है सशस्त्रीकरण। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सोच में पड़े होंगे कि हाँ, सशस्त्रीकरण का मतलब होता है कि किसी देश में शस्त्रों को बढ़ावा देना। लेकिन फिर इससे हम गुलाम कैसे हैं? हमारा भारतीय इतिहास कहता है कि हम ईरानी, यूनानी, मुगल, ऐसी कई सारी जातियों से हम गुलाम हुए। ये लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमें 1947 में आज़ादी मिली। आज़ादी के ठीक बाद फिर से हमने 2 युद्धों को झेला, चाइना और पाकिस्तान से। फिर जाकर अभी हम गति के मार्ग पे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये युद्ध हमने किया था या हमने करवाया गया था? जी बिल्कुल, ये युद्ध दरअसल हमने किया नहीं था, हमसे करवाया गया था। हमसे उकसाया गया था। हमें उकसाया इसलिए गया था ताकि वो अपने शस्त्र बेच सके, मार्केट बना सके। जी हाँ, मैं आपको एक डाटा के हिसाब से बताता हूँ। 2023 में सिप्री नामक एक वर्ल्ड लेवल यानी इंटरनेशनल संस्था है, जिसने बताया कि भारत 5 सालों में सबसे ज्यादा हथियार आयातक देश बना है। और उसी क्रम में पाकिस्तान, जिसके यहाँ खाने खाने को, दाने दाने को, अनाज को मोहताज है उनकी जनता। आटे दाल गेहूं के लाले बड़े हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान की हवाई यात्रा कर रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी, इस वर्ल्ड लेवल की संस्था जिसका नाम सिप्री है, इसने बताया कि पाकिस्तान 43% हथियारों में वृद्धि कर चुका है। 2023 में पाकिस्तान 43% हथियारों में वृद्धि कर चुका है। आप तो हैरान हो गए हो कि जिनके यहाँ खाने को पैसे नहीं, वो फिर 43% हथियारों में वृद्धि कैसे किया? जी हाँ दोस्तों, ये इसी कारण कर पाया क्योंकि जो IMF से इसने फंडिंग करवा रहा, अब जिस वर्ल्ड लेवल या वर्ल्ड बैंक या IMF इसे फंडिंग करती है इसके यहाँ देश चलाने को, उसी पैसे के एक बड़ी राशि से ये 43% हथियार खरीदता है। मौजूदा वक्त में पाकिस्तान अब तक के सबसे बड़े राजनीतिक और आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। लेकिन इस बीच पाकिस्तान को लेकर एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिसने बड़े बड़े देशों के होश उड़ा दिए हैं। दुनिया के ताकतवर मुल्कों के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली संस्था द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री ने अपनी सालाना रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले 1 साल में यानी कि साल 2022 से 2023 के बीच भारत से ज्यादा परमाणु हथियार अपने जखीरे में जमा कर लिया है। और चौथे, ये 5वें नंबर पर है हथियार खरीदने में। भारत फर्स्ट नंबर पर है, यूक्रेन चौथे नंबर पर। यूक्रेन को लड़ाया किसने? नाटो की सदस्यता ग्रहण करने के लिए लड़ाया उन्हीं पूंजीवादी देशियों ने। और लाभ कौन कमा रहा है? वही पूंजीवादी देश। कैसे कमा रहे हैं? अपने हथियार बेच के। हथियार बेच कैसे? क्योंकि आज ये 2023 में सबसे ज़्यादा चौथे नंबर पर है हथियार लेने के मामले में। इसी प्रकार ये हमें लड़ाते हैं, हमें हथियार बेचते हैं
और हमारा सारा धन लेके चले जाते हैं। तो गुलाम हुए ना हम, क्योंकि इन्होंने हमें मानसिक रूप से गुलाम बनाया। अपने पड़ोसियों से लड़ लड़ के हमारे यहाँ हथियार का मार्केट बनाएंगे, हमसे पैसे लेंगे और चले जाएंगे। दूसरे नंबर पर मानव अधिकारों की रक्षा, सबसे बड़ा मुद्दा। इस वीडियो में एंटोनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री, Regularly engaged with our Indian partners on these shared values, and to that end, we're monitoring some recent concerning developments in India, including a rise in human rights abuses by some government, police, and prison officials. In addition to all of these critical issues, I'm pleased that we're increasing cooperation. इस वीडियो में एंटोनी ब्लिंकन, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जेलों में मानव के अधिकारों को असुरक्षा है। ये पहले अपने यहाँ तो देखते नहीं, इनके यहाँ हर एक बिल जब पास होता है उसमें मानव सुरक्षा के नाम पर केवल मानवों को लूटा जाता है, और ये हमारे यहाँ के मानव सुरक्षा के बल पर हस्तक्षेप कर रहे हैं। मानव अधिकार की सुरक्षा के नाम पर ये हमारे संप्रभुता का खनन करेंगे, फिर हमें लोकतंत्र का पाठ पढ़ाएंगे। उसी लोकतंत्र का पाठ पढ़ाते हुए ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देंगे। उसी आर्थिक समृद्धि का बढ़ावा देते हुए ये अपनी कंपनियों को किसी देश में निवेश करने के लिए बोलेंगे, और वही कंपनियां आके निवेश करेंगे और सारा पूंजी ले जाएंगी। हम अपने इंडिया के एक डाटा के हिसाब से बात करें तो अमेरिकी क्या पूंजीवादी, मैं अमेरिका किसी पर्टिकुलर देश का नाम नहीं लेना चाहता, पूंजीवादी देशों की कंपनियां यहाँ पर मात्र 12,000 हैं। हमारे यहाँ कंपनियां 15 लाख यानी 15 लाख प्लस हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो व्यावसायिक योजनाओं में इनकी हिस्सेदारी 50% है। मतलब फॉरेन कंपनियों की हिस्सेदारी है 50% व्यावसायिक रोजगारों में, और इनकी संख्या कितना है, मात्र 12,000। ऐसे ही मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर ये लोकतंत्र के प्रश्न उठाएंगे और फिर कंपनियों का निवेश करवाएंगे और फिर सारी पूंजी लेके चले जाएंगे। यही आज हमारे देश में हो रहा है। हम कमाए चाहे जितना, लूट कर तो इन्हीं को ले जाना है। तीसरे नंबर पर आता है वैश्विक संगठन पर नियंत्रण। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में कर्ज की बात की थी, तो हम कई सारे भाइयों ने या कई सारे दर्शकों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया और कहा कि अमेरिका जैसे देश भी कर्ज लेते हैं और वो भी आज विकसित देशों में है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि मैंने कर्ज इसलिए कहा, कर्ज हर कोई लेता है अपने देश के विकास के लिए, लेकिन कर्ज पर ब्याज कितना भुगतान किया जा रहा है ये सबसे जरूरी बात है। भारत पर आज 52%, इस 2023 में भारत पर 52% ब्याज का कर्ज बढ़कर 8.5 लाख करोड़ हो गया है, और ये पूरे कर्ज का 20% है, जो कि राजस्व व्यय का एक सबसे बड़ा घटक है। सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है। और जो भाई बहन या मित्रों ने बोला था कि हर कोई कर्ज लेकर अपने देश को डेवलप करता है, मैं उनसे बता दूं, आपने अमेरिका जैसे देश के लिए बोला था, तो अमेरिका वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था में उसकी हिस्सेदारी 17% है। आज तक हर वर्ल्ड बैंक के प्रत्येक अध्यक्ष अमेरिकी ही नियुक्त हुए हैं, और हर अध्यक्ष अपनी ही नीतियों की क्रियान्वयन के लिए अपने अनुसार ही बनाएगा, और इसी प्रकार हमें गुलाम बनाएगा। चौथे नंबर पर ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट एवं अन्य नीतियाँ। आपको पता है आज हमारे प्रतिदिन की दिनचर्या में हमारा जीवन मतलब सौंदर्य प्रसाधनों से स्टार्ट होता है और सोते वक्त सौंदर्य प्रसाधनों पर ही समाप्त होता है। लेकिन इन सौंदर्य प्रसाधनों मैं अगर इंग्लिश में बात करूँ तो इन मेकअप या ब्यूटी जैसी चीज़ों को हमारे देश में चलाया कैसे जा रहा है, कितने दिमाग से हमें लूटा जा रहा है। मैं आज आपको हैरान करने वाले तथ्यों और कुछ चीज़ें बताऊंगा। पहले तो मैं बताता हूँ कि लगभग ये पूरा ब्यूटी कॉन्टेक्स्ट यानी सौंदर्य प्रसाधन का वैश्विक लेवल पर मार्केट $528.25 बिलियन है। 528.25 बिलियन डॉलर है। भारत चौथा सबसे बड़ा मार्केट है सौंदर्य प्रसाधन का, और यहाँ इसका मार्केट है लगभग 8 बिलियन डॉलर है, और 2032 में अनुमानित आंकड़े के हिसाब पर इसका पूरा मार्केट 18 बिलियन डॉलर हो जाएगा। तो आप सोचिए, भारत चौथा सबसे बड़ा मार्केट है, और सबसे सोचने वाली बात यह है कि उत्पादक देश में भारत आता ही नहीं है। सौंदर्य प्रसाधन उत्पादक देश में 4 देश शीर्ष स्थान पर, चाइना, अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया। यानी चाइना, अमेरिका, जर्मनी और दक्षिण कोरिया उत्पादक देश 4,
लेकिन मार्केट सबसे बड़ा ये बेच कोई और रहा है, लेकिन बीच किसी देश में रहा है, पैसा किसी को प्राप्त हो रहा है। अब इनको बेचा कैसे जाता है, कैसे हमारी मानसिक भावनाओं से खेला जाता है, कैसे हमारे मानसिक भावनाओं से खेल कर ये पैसा कमाते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ का पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पर ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं। आपने मिस वर्ल्ड का नाम सुना है, जरूर सुना होगा। हर Leg out. वर्ष होता है। इस वर्ष 2024 में भारत में ही आयोजित किया जा रहा है। मिस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले भारतीय महिला ही हैं, और फिर वेनेजुएला। भारतीय महिलाओं ने 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है, वहीं वेनेजुएला की महिला ने भी 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। अब आप सोचिए कि भारत को इतना मिस वर्ल्ड खिताब क्यों मिला, और सारे खिताब तो नहीं दे दिए जाते। दुनिया भर की किताब पढ़े हैं, स्पोर्ट्स में है, फिजिकली है, मेंटली है, लेकिन क्यों मिस वर्ल्ड में ही इतना मिलता है? क्यों? क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है। ये 10 करोड़ रुपए का मिस वर्ल्ड का खिताब देंगे, 1 क्राउन देंगे, तो 528 बिलियन डॉलर का जो मार्केट है, और भारत में 18 बिलियन डॉलर का मार्केट तैयार है, यानी लगभग 30। अब ये 10 करोड़ का प्राइस देके लगभग 30 अरब का मार्केट लूट रहे हैं, आपको पता है। और ये प्रचार करवाएंगे ब्यूटी क्रीमों का, और 30 अरब का मार्केट इनके लिए तैयार है। कितनी बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये हमें इसी प्रकार गुलाम बना रहे हैं और हमारे धन की निकासी करें। गुलाम का मतलब क्या हुआ कि यहाँ उपनिवेशिक शक्तियाँ हमारे देश में काम करें और वो हमारे देश से धन ले जाए, लेकिन उपनिवेशिक शक्तियाँ हमारे देश में फिजिकली तो नहीं काम करें, लेकिन मेंटली हावी है, ये आपको मानना पड़ेगा। चौथा है हमारा पर्यावरण संरक्षण के नाम पर। जी हाँ दोस्तों, आज हर जगह, हर संगठन पे एक मुद्दा जरूर उठता है, पर्यावरण संरक्षण, और उठाता कौन है? विकसित देश जो खुद डेवलप्ड हो गए। ऐसे ही COP26 हुआ। COP26 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाग लिया। अब क्या ही बताएं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उनकी कुछ नीतियों में बुराइयां थी। बुराइयां क्यों थी? क्योंकि भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। 26 वो सही से समझ नहीं पाए। COP26 में एक मुद्दा उठा, कार्बन जीरो इमिशन, कार्बन जीरो इमिशन, कार्बन जीरो इमिशन का मतलब ही होता है कि जितना कार्बन हमने प्रोड्यूस किया है उतना ही कार्बन हमने एब्जॉर्ब किया है, मतलब जितना हमने उत्पादन किया उतना हमने अवशोषण कर लिया। अब हर विकसित देशों ने ये मुद्दा उठाया कि हर देश जितना कार्बन प्रोड्यूस करेगा उतना उतना एब्जॉर्ब करेगा। आपको पता है विकसित देश वो देश होते हैं जो अपने संसाधनों का अधिकतम दोहन कर चुके होते हैं। अब ये तो अपने जितना भी इन्होंने मतलब कार्बन प्रोड्यूस करके इनको विकसित बनना था, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारना था, अपने देश के लोगों के हित में काम करना था, वो कर चुके हैं। अब उनके यहाँ उतना बचा ही नहीं है कि वो कार्बन प्रोड्यूस करके अपने देश के हित में कुछ काम करें। लेकिन अब विकासशील देश वो होते हैं जो इसके राह पे हैं। हमने तो अभी कार्बन प्रोड्यूस करके अपने देश को विकसित बनाना स्टार्ट किया है और 2047 तक लक्ष्य रखा है। और आपने COP26 में बड़ी आसानी से कह दिया कि अब जितना कोई देश कार्बन प्रोड्यूस करेगा उतना एब्जॉर्ब करेगा। कैसे कह दिया आपने? ये फ्लैशबैक, ये आपके देश की सबसे नकारात्मक पहलू है। मैं इसको नहीं मानता। अगर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऐसा कुछ किया है, अभी हस्ताक्षर नहीं हुए, मैं चाहूँगा कि इस पर फिर से अपनी टिप्पणी वापस ली जाए। जी दोस्तों, ये रहा हमारा टॉपिक। मैं आपसे अभी हमारे पास टॉपिक तो बहुत सारे थे, लेकिन मैं वीडियो को बहुत शॉर्ट रखना चाहूँगा। इसी तरह हमारे देश को गुलाम बनाया जा रहा है। गुलाम का मतलब ये नहीं होता कि हमारे पैरों में सर्वत्र जंजीरें जकड़ जाए। गुलाम का मतलब ये होता है हमें आर्थिक रूप से गुलाम। किसी भी संस्था या किसी भी देश को आर्थिक रूप से आप कमजोर कर दिया तो वो मानसिक रूप से गुलाम होना तय है। और हमारे देश को आर्थिक रूप से गुलाम बनाकर मानसिक रूप से गुलाम बनाएंगे।